गुप्ता जी हॉस्पिटल में इनके लिए केले और दूध लेके गए इतनी। और रसी गुप्ता जी कौन से भले हैं? रसी गुप्ता जी कौन? ये भी छठे छटाए भाई साहब। मैं आपको इनके बारे में बता दूं, जब ये 12वीं क्लास में थे लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, और जब लड़कियां कॉलेज से निकलती थी तो रसिक जी बोलते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनके इलाके में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे तो रसिक जी लड़के को बहुत मारते हैं, और फिर लड़की से बोलते हैं कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनको भी ये लाइन बोलने की आदत होगी कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब घर वालों ने उनकी शादी करवा दी। अब सुहाग रात पे घूमने उठाया और आप समझ लो जब तक तेरा भाई जिंदा तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और हम तालियां तो इस बात पर बजा देना कि शादी के 20 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम। और यही हो रहा था कि महिलाओं को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भाई साहब, कि कुंभ में जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई। कविता क्या होती है ये आज आप सब समझेंगे। मैं सिर्फ आधी पंक्ति बोलूंगा, चौथी पंक्ति की आधी आपको समझ जाएगी। पुरुषों का नहीं पता, महिला सारी समझ। क्या कुंभ में जाते वक्त हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, तो हमने एक अच्छे नागरिक की ड्यूटी निभाई। हमने उनसे पूछा कि आपका ऐसा क्या हो गया है जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है। अब चौथी पंक्ति पर तैयार है सारी महिलाएं, सब बोलेंगी, सर देखना। मैंने उनसे पूछा कि आपका ऐसा क्या हो गया है जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है। बोली भैया जो सास पिछले कुंभ में खो गई थी ना। तालियां आप भी नहीं बजा रहे। मैं सर बताऊं, मैं जब ये आपका जो मेन ऑफिस है बाहर वाला, मैं वहां पे मैं खड़ा हुआ था तो मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई थी। तो मैं हाँ क्या होगा नहीं कोई जरूरी बात है, ऐसा तो नहीं करती है मैं। हाँ तो मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई थी। इतने में एक आदमी की पत्नी एक्सपायर होगी, वो उसकी अर्थी लेके जा रहा था वहां से। तो उस आदमी ने रोना शुरू किया, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को तोड़ के, अरे कहां चली गई तू। तो मेरे बगल में जो सुंदर सी लड़की थी उससे बोला यार कि अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कान में भी चली गई। अब उसने अपना नंबर फिट करने की कोशिश की। अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू। अब पता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? मैं आपको महिलाओं की सबसे बड़ी, जब ये सास बनती है बहू अच्छी नहीं लगती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं लगती, जब देवरानी बनते है तो जेठानी अच्छी नहीं लगती, जब जेठानी बनते है तो देवरानी अच्छी नहीं लगती, जब नंद बनते तो भाभी अच्छी नहीं लगती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका नहीं मिला। इसकी छोड़ो, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई निकली। देखो ये सारी बहू है असली है, इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। तो जैसी सास वाली बस खाई निकली, बहू वाली बस में घूमने रो रो के ओ मेरी सास, ओ मेरी सास। सबने बोला ओ तू तो बहुत प्यार करती थी, कह ना मेरी वाली तो आई ना। हालात तो कैसे भी निकल जाएंगे भाई साहब, वो कैसे भी कर लो, उन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जो हमारे जीवन में आती है। हमें तो उनकी तरफ के विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा यमलोक, तो यमराज जी उसे देख के रह गए शौक। विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा यमलोक, तो यमराज जी उसे देख के रह गए शौक। बोले नेताजी आइए, नेताजी आइए, आप तो सीधा स्वर्ग में जाइए। तो एक नेता जो नर्क की ओर कर रहा था प्रस्थान, रुक कर पूछने लगा उससे स्वर्ग मुझे नर्क, जबकि पाप एक समान। अरे तुम्हें पता नहीं है, हम दोनों ने मिलकर मोदी जी की सभी नीतियों का खंडन किया है, मोदी जी को हराने के लिए हमने तैयार गठबंधन किया है। तो यमराज जी बोले मैं जानता हूं इन नेताजी ने सदा ही गलत रास्ते अपनाए हैं,
और अगली पंक्तियां अगर आपको समझ में आ जाए तो एक बार तालियों का महोत्सव कर देना। यमराज जी बोले मैं जानता हूं इन्होंने सदा ही गलत रास्ते अपनाए हैं, पर वो क्या है ना, मरने से पहले नेताजी कुंभ नहा के आए। ऐसा मैं आपको बता दूं, हर जितने भी लड़के जितने भी पुरुष यहाँ बैठे हुए, इनकी दो तरह की टोन होती है आवाज की। पहली जो दिन में रहती है, अजय भाई दिल्ली मेट्रो से आए हुए बीच में बैठे हुए, मैं चाहता हूँ एक बार इनके सम्मान में ये व्यक्ति अपने ऑफिस में प्रेजेंट दिखला के यहाँ पे इन प्रेजेंट में मेरी कविताएं सुनने आया। वहां के सब लोगों को लग रहा है ये काम कर रहा है, लेकिन देख लीजिए आप दिल्ली मेट्रो कितना अच्छा काम कर रही है। एक बार उनके सम्मान के लिए जोरदार तालियां। हाँ, तो मैं आज पुरुषों की दो तरह की टोन होती है, लड़कों की दो तरह की टोन होती है। पहली टोन जो दिन में रहती है, अच्छा इतना ठीक है, अब आ रही है, ठीक है। अब इस व्यक्ति को लगा मतलब की बात कर रहा है, अब आवाज के पास आ जाओ, सब स्पीकर के पास। हाँ वही सुना रहा हूं। तो दो तरह की टोन होती है। पहले दिन में जो लड़कों की टोन होती है वो ये वाली, अजीत इधर आ, राहुल इधर आ। और रात के 10 बजे लोग मोबाइल फोन पे पता कैसे हो जाते हैं, हेलो। अब लड़की को कभी पता नहीं क्या लड़का किस टेम्परेचर मोड पर बैठा, लड़की हाँ हेलो बेन, लड़का फिर कह दिया खाना खा रही हूं। अब ये पता चल गया खाना खा रही, फिर भी कह दिया तू ऐसे बदतमीज रहेगा क्या जिंदगी भर, ये जान के क्या करेगा मैं खाने में क्या खाई हूँ, कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन you ensure your vehicle from the company and you don't take claim the whole year, so company provided 20% no claim bonus. It is in after every year. After doing a 20%, after 25%, and the last will be 50%. It will remain 50%, and then you don't claim. You can transfer your NC for all your vehicle, but before it, you have to sell it and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा लो हम के चार के साथ ये हो रहा है। बाबूजी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने एक जानवर के डॉक्टर से पूछा, मैं कहा भाई साहब आजकल तो जानवर के डॉक्टर का क्रेज ही नहीं है यार, कोई एमडी बन रहा है, कोई मेडिकल में, कोई मेडिसिन में कर रहा है, कोई सर्जरी में कर रहा है, आप जानवर के डॉक्टर क्यों बन गए? अगर आपको लगे उसने एक पंक्ति में अपने मन का दर्द कह दिया, अपने मन की अच्छी बात कह दी, तो मैंने जानवर के डॉक्टर से पूछा, मैं भाई साहब जानवर के डॉक्टर क्यों बने? कह रहे यार कम से कम और डॉक्टर की तरफ पूरी जिंदगी भर ये लाइन नहीं बोलनी पड़ती कि पजामा नीचे करो इंजेक्शन लगाना, तो ये चल रहा है आजकल हर जगह। लेकिन मैं आपके बीच में, देखिए मुझे पता है एक समय की सीमा है, उस समय की सीमा के अकॉर्डिंग हमारे को चलना है। मैडम बहुत देर में समझी है, ये रात को हंस नहीं पाएंगे अपने घर में। मैं सर बताऊं वैसे वो बाबा रामदेव जी ने बोला कि अगर आप 1 मिनट खोल के हंसते हो तो आपके शरीर की सारी नाड़ियां खुल जाती। मैं नहीं कह रहा, बाबा रामदेव कहते हैं। मैं एक जगह मंच पे था, सामने ताऊ बैठा हुआ, मैंने बोला ताऊ जी अगर आप 1 मिनट खोल के हंसते हो तो आपकी सारी नाड़ियां खुल जाती है। कहा बेटा मेरा तो नाड़ा खुल गया। तो हाथ से तो कहीं से भी निकलता और हम आपके बीच में इसी तरह की बातों को लेके आते। लेकिन एक बात अभी भी जो पीछे लोग जिनके हाथ नहीं खुले, एक बात समझिएगा कि दिल से दिल को जोड़ रहा वो ताज टूट जाएगा, कला और संस्कृति का आधार टूट जाएगा। न आहा न वाह न ही तालियां बजा रहे हो, इन चुप्पियों से तो कलाकार टूट जाएगा। नहीं अभी आगे पढ़ रहा हूँ, नीचे बैठा। हाँ बस वजह समझ। ओहो मुझे तो बैठाने के मूड में लग रहे थे लोग। हाँ मैंने बैठा। अब ऐसा आप में से कितनी महिलाएं और कितने पुरुष ये बात जानते हैं? देखिए मैं बता दूं सर, इस वक्त कांग्रेस की हालत तो इतनी बुरी है, नहीं कुछ नहीं करना। आप पेट्रोल भरवाने जाओ तो पेट्रोल पंप वाला बोलता भाई साहब राहुल गांधी चेक कर लो, जो समझे से वो ताली बजाएंगे। हाँ और पिछले दिनों वो आंध्र प्रदेश चला गया भारत जोड़ो यात्रा में, जबकि उसका घर जोड़ो यात्रा का चल रहा है।
वो भारत जोड़ो यात्रा में आंध्र प्रदेश चला गया जहाँ पे किसी को हिंदी समझ में नहीं आती है, तो राहुल गांधी जी भी बीच में से निकल गया ना, जहाँ पे इंदिरा गांधी यहाँ पे आंध्र प्रदेश की एक महिला बैठी थी, उन्होंने राहुल गांधी जी को आते हुए देखा तो उन्होंने सर पे हाथ रख के बोला आंध्र प्रदेश की भाषा में, येंडू वरकिने तुम्बा। तो अगला तो उत्साहित रहता है स्टेज पे आके बस बस अब की बार हमारी सरकार को से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला येंडू वरकिने तुम्बा, तो नीचे से एक भाई ने हिंदी बताई, भैया तुमसे कह रही बेटे तुमसे नहीं हो पाएगा। तो मीडिया तो कहीं नहीं है, पर आदरणीय रसिक गुप्ता जी मंच पर बैठे कहते हैं विनोद असली कविता वो होती है कि जब तुम एक जगह पे पढ़ते पढ़ते रुक जाओ, जब तुम पढ़ते पढ़ते एक जगह पे रुक जाओ और आगे की पंक्ति अगर श्रोताओं के मुंह से निकल जाए वो असली में कविता। तो मैं कोशिश करता हूँ एक जगह पे रुक जाऊंगा, आगे की पंक्तियां मैं दावा करता हूँ हमारे जो आदरणीय सर सामने बैठे हैं यहाँ से लेकर पीछे तक सबके मुंह से वो शब्द अपने आप निकलेगा कि ये कविता का जादू है। रसिक गुप्ता जी ने मुझे बोला था कि विनोद कविता वही थी जो सामने वाले के मुंह से आगे के शब्द निकल जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है नजारा, चुड़ती जलती गर्मी, चुड़ती जलती गर्मी का मौसम आया, चुड़ती जलती गमोरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। मैं बता दूं, मैं देखिए मैं दिल्ली से हूँ और मैं दिल्ली का बता दूं, मैं सच में से 4 पंक्तियां सुना सकता हूँ कि 3 पंक्तियां मेरी और चौथी पंक्ति आपकी, लेकिन पहले उससे पहले मैं बता दूं सर, पहले मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि हमारे पूर्व सीएम का नाम शराब के केस में आ गया। पहले मुझे सच में यकीन नहीं हुआ कि उनका हाथ कैसे आ गया शराब के केस में। फिर मैंने सोचा कि उनको तो खांसी थी, जो किसी भी मोहल्ला क्लिनिक की दवाई से ठीक नहीं हो रही थी। फिर इन्होंने ऐसा क्या पिया, फिर मुझे लगा नहीं हाथ होना हो गला तो जरूर है। तब ये 4 पंक्तियां होता था। दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा भी तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने उसे छोड़ कर दिया। दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा भी तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने उसे छोड़ क्यों दिया। लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मेरी, चौथी पंक्ति आपकी। समझ जाओ तो एक बार ताली बजा दीजिएगा। लड़की ने बोला भाई तूने उसे छोड़ क्यों दिया। लड़की ने जवाब दिया कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहाँ का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं थी जो मोदी की तरह गरजती रही वो तो खांसने वाला। बहुत अच्छा सुना और मुझे भी सुनाते हुए मजा आ रहा है। ये कविता की जादू, ये कविता का जादू होता है। मैं बता दूं सर, पहले मैं इतना मोटा था नहीं सर, मैं पहले सुरेंद्र जी जैसा था। मेरे से दिक्कत क्या सर, हमारे घर में भैंस ने बछड़ा दिया। बछड़ा सब समझते हैं? हाँ सब समझते हैं, दिल्ली की तो हो। अब आप हरियाणवी पे आ रहे हो ना, अब हरियाणवी पे आ रहे हो, ठीक है तो काटड़ा ले लो भाई, आप काटड़ा पे खुश हैं, ठीक है। तो भैंस ने काटड़ा दिया सर, यकीन मानिए मैं बिल्कुल पतला था इनकी तरह। हमारी भैंस ने काटड़ा दिया, वो काटड़ा मेरी मम्मी ने बोला बेटे इस काटड़े की तो बचने की उम्मीद नहीं है, ये तो मर जाएगा, जाके जानवर को डॉक्टर के पास जाओ उसकी दवाई लेके आ। मैं उसके पास गया तो डॉक्टर ने मुझे एक सफेद कलर का पैक दिया और एक सफेद रंग की गोली, बोला इसे बछड़े के मुंह में लगा के गोली को डाल के और फूंक मार दी, बछड़ा ताकतवर हो जाएगा। सर मैंने बिल्कुल ऐसे किया, मैंने बिल्कुल पाइप लगाया, मैंने गोली डाली। अब इससे पहले कि मैं फूंक मारता और आपके सामने दिल्ली का ये बैल कविता सुनाना है, वो एक बार जोरदार ताली आपको दीजिए। हाँ हाँ, अब यहाँ से मैं एक दृश्य बताना चाहता हूँ। देखिए पूरी लंबी यात्रा चलेगी, लेकिन मैं एक बात इस व्यक्ति के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये व्यक्ति जो यहाँ बगल में बैठे हुए, राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसा तो जिसमें झुक्के नाम लेने पे कुआं जवाब। तो देखने के मैं और रसिक गुप्ता जी उस कुएं के पास गए, मैंने झुक्के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में सवाल है विनोद पाल। रसिक गुप्ता जी ने अपना नाम लिया कुएं में झाके रसिक गुप्ता, तो कुएं में सवाल है रसिक गुप्ता। फिर हमने इनका नाम लिया अनित नारायण मिश्र, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन हुई, इतना बड़ा व्यक्ति तो उनका तो नाम होना चाहिए कुएं से। बगल में बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा क्या गलती हो गई।
हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई, जब हमने सर का नाम लिया तो इनका नाम कुएं में से वापसी कर दिया, इनका जवाब क्यों नहीं आया? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, रसिक गुप्ता का जवाब हो सकता है, अनित नारायण मिश्र जी का कोई जवाब नहीं, कोई लाजवाब व्यक्ति। तो भाई साहब आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया, मेरे को जो ऊपर से पेमेंट हो सके आप करवा मैं देखिए मैं बड़ा सिंपल सी बात बोलता हूँ, मेरा इससे ज्यादा किसी भी चीज में नहीं। तो मैं बता दूं, एक पुलिस वाला अपने घर में अपने बेटे को बोला था कि आज के बाद जब भी कभी अपना नाम लियो तो साथ में बोलियो कि मैं इंस्पेक्टर भवानी सिंह का लड़का हूँ। ये बोल के इंस्पेक्टर चला गया। घर में माँ को लगा नहीं आ रही है तो बेटे के अंदर घमंड की बातें बोल रहे। माँ ने बोला बेटे ऐसी बातें नहीं होती, इन बातों से घमंड लगता है, बातें नहीं होते। कुछ दिनों बाद हम उस पुलिस वाले के घर पे गए, मैं और रसिक गुप्ता जी, किसी काम की परमिशन के लिए। मैं बैठा हुआ था तो उस इंस्पेक्टर का लड़का एक गिलास पानी लेके आया। मैंने बोला भैया आप इंस्पेक्टर भवानी सिंह के लड़के हो? कह जी पापा तो यही कहते हैं, मम्मी मना करती है। मैं इस क्षेत्र में भाई साहब अपनी बात दूसरी बार आराम पढ़ने के लिए, पहली बार मैं यहाँ के पुलिस थाने में आया था और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी जो किसी की नहीं सुनी। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ की पुलिस देखती ही है। अब मैं थाने में खड़ा होकर उन्होंने मुझे खाकी कलर का लिफाफा दिया पेमेंट वाला। अब मैंने थाने में खड़े खड़े उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ के ये देखना चाहा कि इन्होंने पैसे कितने दिए। और जैसे वो छोटा सा कोना फाड़ा, पीछे से पुलिस वाले ने मेरी बुद्धि पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। सर 10,000 में बुलाया था, 5 लाख रुपए में छोड़ा। आइए मैं एक दृश्य आपको देना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? अब अगर आपने काठगड़ा बोला तो ये प्रथा भी आप जानते होंगे, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली में आज भी ये प्रथा है सर कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता। आप जानते हैं सर ये प्रथा है? आप में से कितने लोग जानते हैं? एक बार हाथ उठा दीजिए ताकि बस हाँ मेरी दुकान चल जाएगी। जिनको नहीं पता आज भी ये प्रथा है कि लड़की का मामा लड़की को उठा के डोली वाली कार तक लेके जाता है। ठीक है जी? आप सर बस दिक्कत ये है कि जिस लड़की को उठा के लेके जाना उसका वजन है 150 किलो। कभी हुआ है खाली सिलेंडर तो आप एक हाथ से उठा देते हो, भारी सिलेंडर उठाते वक्त जो फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन उस व्यक्ति में भी है। तो उस लड़की का वजन 150 किलो। बस दिक्कत ये है कि उस लड़की का कोई सगा नहीं है। तो जैसे पंडित जी ने बोला, ये इसे कविता में बोलते हैं प्रहसन विधि। प्रहसन विधि मतलब नाट्य रूपांतर। मैं कविता ही सुना रहा हूँ, बस एक दृश्य दिखला रहा हूँ एक नाट्य रूपांतर में। अब एक बार आप सुन लीजिएगा कि लड़की के बाप से जैसे पंडित ने बोला, लड़की के बाप से जैसे पंडित जी ने बोला कि भाई लड़की को लेके जाओ, तो कोई सगा मामा तो था नहीं, लेकिन अपने इसी मंच के 2 लोग थे। एक अपने रसिक जी जो यहाँ खड़े थे और एक ये कैमरामैन जो यहाँ पे खड़े हुए। ये दोनों उसी जगह पे थे। लड़की के बाप ने पहले रसिक जी से बुलाया, बेटे रसिक बेटा उठा दीजिए। तो रसिक जी तो वो व्यक्ति है जिन्होंने उस लड़की को 35 किलो से 150 किलो होते हुए देखा। रसिक जी तो वो व्यक्ति है जिसने उसको रस्सी कूदते हुए देखा और जमीन को 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा। तो जैसे रसिक जी से बोला, रसिक बेटा रसिक उठाई, तो रसिक की बहू मेरे को पत्थर का ऑपरेशन डॉक्टर बोला तो जरा सा झुकूंगा पत्थर। अच्छा कोई बात नहीं। फिर फोटोग्राफर साहब से बोला, अरे बेटे सतीश उठा दिए ना। तो सतीश जी 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी होगा। जैसे ही बोला बेटे सतीश उठाई, तो सतीश जी वो मेरा तो 7वां महीने चल रहा है। अच्छा अब सर यकीन मान लीजिए अपने सुरेंद्र जी पीछे खड़े हुए सबसे, ये 40 किलो के, और ये पीछे सबसे कहना बारात के बहुत पीछे, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, किसी भी तरीके का कोई भी काम हो मेरे लायक तो बताना। वो पीछे अपने अमित नारायण मिश्र जी थे, उन्होंने बोला बेटे यहाँ पे काम नहीं है, आगे चला जा काम कर। अब ये बोलते हो मेरे लायक कोई काम करना, कहते कहते ये लड़की के बाप के पास आ गए। इन्होंने जैसे लड़की के बाप से बोला भाई मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो इनका अंदर इंतजार कर रहा था। बोले जा छुटकी को लेके जा। तो देखो जब तक सुरेंद्र जी ने छुटकी देखी नहीं थी, इनका बीपी नॉर्मल था,
इनका शरीर कांप नहीं रहा था और इनकी आवाज में हकलाहट नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लड़की देखी तो इनके शरीर में तीनों प्रक्रियाएं एक साथ। कहाँ है अंकल जी? पीछे। उठाना है अंकल जी, इसको उठाने में तो मैं वो छुटकी ना आई हो, मैं तो फुटकी है। बस हमने बोला नहीं बेटे, देखा तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो इन्होंने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आई। पर अपने ये वाले सर निगम सर आए, इन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना गाया इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के। इनको लगा मैं सुल्तान फिल्म का गाना गा दूंगा तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये लड़की को छोड़ के आई। इन्होंने गाना गाया, खून तेरे मिट्टी ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उन्होंने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतनी दूर था जितना यहाँ से लेके बाहर का गेट। ये लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गए थे कि लड़की के मन में फिर मम्मी के प्रति प्यार जग गया। वो इनकी गोदी सब करता, मम्मी कहती वापसी भाग के आ गई। लड़की का बाप उनसे बोला चले क्या करें, ले क्या मतलब फर्स्ट ग्राउंड तक तो ले आए थे, दोबारा से उठा दोबारा से धमकी को। तो अब की बार वो वाले जो बीच में जो सफेद में जो 60 के होके 40 वाले गाने पे नाच रहे थे, हाँ ये आए, इन्होंने गाना गाया मेरी जन्म फिल्म का, अनिल कपूर का। इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। जिंदगी जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा के उसके बाद जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब सुरेंद्र जी का जिंदगी दो कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो लड़की की बड़ी बहन आ गई जो कि 180 किलो की थी। उसने अपना 50 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिसको पहले से 150 किलो पड़ा, और हाथ रख के बड़ी बहन शिक्षा देती है, शिक्षा देती है। देख, ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो, और नंद को ये बोले तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा करो तो लड़की का बाप बोल रहा, लड़की का बाप रखो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सी बच्ची सुनकर कहीं गई खून सूख गया। कौन सी बच्ची? कह रहा फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पर मेरी छाती पर खून करने वाले काम कर। लाड़ लाड़ में क्या खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इनकी पत्नी और इनका लड़का कोने में खड़े थे, जिन्होंने उठा रखे थे सुरेंद्र जी ने। इनकी पत्नी और इनका लड़का कोने में खड़े, और पत्नी अपने पति की हालत देख के बोली आज भी बचेंगे ये तो गए। इनका ध्यान अपने पर बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये राजभाषा विभाग वाले मिलकर ताली भी बजा दे। आप बैठ जाओ, लड़की यहीं से जाएगी, जगह खाली करो, बैठ जाओ। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ उससे भी 5 किलो कम, 35 किलो की बुआ। उससे रोते हुए खड़े खड़े रोते हुए चक्कर आ रहे थे, तो वो जमीन पर लेट के इनके दोनों पैर पकड़ लिए जिसने उठा रखी थी।
और बोला मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी छोरी यूं नहीं ले जाने दे सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी। बोला देख यो हाथ से छूट रही है मेरे, अगर छूट गई तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी, थोड़ा सा आगे बढ़कर पंडित जी आए, बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट हो गया, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय जगह जा पढ़ता हो तो पढ़ दो। आप सर सबसे बड़ी बात, ये लड़की को लेकर बिल्कुल गेट तक पहुंच गए, इनकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। ये बोले भाई मेरी सुपारी पारी ले रखी है के। अब लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया, पहले की लड़की की जो दादी थी उसने रोना शुरू किया, कह रहा भैया ये तो ओपरा सिंगर है, कह भैया बुजुर्ग होता सांस फूल रही है, कह रहा किसी की उखड़ भी तो नहीं है। अब दादी ने एक गाना गाया जो हर दादी, पुरानी दादी जो भी 1950 की अभी हैं, वो एक ही गाना गाती थी लड़की की विदाई पर। उन्होंने गाया कि वो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा लिया। मगर मैं इस सबसे अलग अगर कुछ बात करना चाहूँ, देखिए इतना भव्य कार्यक्रम है, मैं जाने से पहले अब थोड़ा सा सीरियस होना चाहता हूँ। हमने नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा भाई सर, बस हाँ बस मेरी बात सुन लीजिएगा कि हमसे एक गलती हुई, नहीं पेमेंट वाली बात ही नहीं है, आपको पता नहीं है यहाँ पे लगे बंद नहीं मिलते भैया, इस बात को देखो इस बात से सोचो। हाँ तो यहाँ से मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, देखिए एक गलती हमसे क्या हुई, अगर हम उस गलती को सुधारते हैं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ सर कि अभी आप में से कई लोगों ने पता नहीं भारत टाइम्स पढ़ा हुआ, ख्याला गाँव पड़ता है दिल्ली से सटा हुआ, एक माँ ने अपनी चौथी बेटी गला घोट के मार दी पैदा होने के 6 घंटे के अंदर। उसने अपनी बेटी को मार दिया। जब उससे पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, कह जी पहले मेरे 3 बेटी थी, मेरे ऊपर बेटा पैदा करने का इतना दबाव था, मैं इसे नहीं मारती तो वो लोग इसे मारते थे। अब मैं यहाँ से एक दृश्य आपको दे रहा हूँ, ये दृश्य बस सुन लीजिएगा। देखिए क्या किस चीज की जरूरत है। बहादुरगढ़ में एक नर्सिंग होम में एक औरत किसी भी वक्त बच्चे को जन्म देने वाली थी, और अंदर उस आईसीयू के बाहर उस औरत का पति और उस औरत की सास आपस में बैठे हुए थे, और बार बार सास कहती, हे भगवान अब की बार तो कान्हा देना, हे भगवान अब की बार तो पोता देना, हे भगवान अब की बार तो लड़का देना। तो बगल में बैठे हुए बेटे ने बोला कि माँ अगर लड़की हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। माँ ने बोला कि बेटा लड़कियों से वंश नहीं चलते, लड़कियों से नाम नहीं चलते, लड़कियां दूसरे घर चली जाती हैं, लड़कियों से कुछ नहीं होता। लेकिन तभी उस नर्सिंग होम के टीवी पर एक न्यूज फ्लैश हुई कि मनु भाकर ने 2 पदक जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया। तो इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, एक बात याद रखना, आप में से जितने पुरुष यहाँ बैठे वो सबसे एक बात कहना चाहते हैं, ये सुनना, हमने बेटियों को तो उनकी हदें बता दी, पर शायद बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये देश बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा, कोई बेटी जलाई नहीं जाएगी, कोई भी बेटी इस देश में आत्महत्या नहीं करेगी, कोई भी बेटी शिक्षा के लिए रोकी नहीं जाएगी। हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और 4 पंक्तियां इस देश में बताता हूँ, इस देश में न जाने कितने बलात्कार होते आए हैं वर्षों से। वो बलात्कार जो हमारी नॉलेज में आ जाते हैं, जो FIR में दर्ज हो जाते हैं, न जाने कितने ऐसे बलात्कार हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं आते। तो मैं 4 पंक्तियां देकर अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इस मंच पर मैं ये 4 पंक्तियां सार्थकता की नहीं पढ़ के जाऊंगा, मुझे लगेगा मेरा काव्य पाठ अधूरा रह गया। सब पुरुषों के नाम, सब बेटों के नाम, बस ये 4 पंक्तियां, चाहे अवतारी भी आए होंगे, चाहे हम, मैं खुद भी अपने आप को, क्योंकि जब मेरे को इकलौती बेटी हुई, मुझे भी अपने घर में वो बातें रोज सुनने को पड़ी, बेटा एक बेटा वो पैदा कर ले, या अकेली कैसे किसको राखी बांधेंगे। मैं कहा मम्मी बात राखी बांधने की नहीं है, तुम ये बोलते कि एक बेटी और पैदा कर ले,
कम से कम इसका सहारा बनेगी, वो करेगी तो मैं मान लेता। तो मैं वो 4 पंक्तियां आपको बोलना चाहता हूँ। समस्या चारों ओर है, मैं समाधान की 4 पंक्तियां सुना के समाधान क्या हो सकता है कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम। सभी पुरुषों, सभी लड़कों से, चाहे वो अधिकारी वर्ग का बैठा हो, मैं खुद अपने आप को इन पंक्तियों पे मानता हूं कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम। अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। और अगर एक लड़की तुम्हें दिल के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम। ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो। बहुत बढ़िया।